नमस्कार साथियों, मैं कुश कुमार सरल एग्जाम के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों लेकर आए सुपर टेट और जूनियर असिस्टेंट पीसीएस और समीक्षा अधिकारी के लिए इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट जो आपकी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और यह सभी पिछले साल के पेपर्स हैं जो किसी न किसी एग्ज़ाम में आपको मिले हैं, और ज़्यादातर इसमें जूनियर असिस्टेंट और समीक्षा अधिकारी और पीसीएस से संबंधित प्रश्न हैं। फिलहाल यूपी की कोई भी भर्ती है उसमें अधिकतर ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। और जो भी मेरे नए दोस्त इस चैनल से जुड़ रहे हैं, कृपया चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, और क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। पहला प्रश्न हमारा आज का है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स परस्पेक्टिव नामक पुस्तक लिखी गई। तो एग्जाम में कई सारी पुस्तकों के नाम पूछे जाते हैं जो करेंटली होती हैं या पीछे होते हैं। तो इसका ऑप्शन है मीरा कुमार है, सुमित्रा महाजन है, और बीएस शेखावत और सोमनाथ चटर्जी। तो राइट आंसर इसका मीरा कुमार है। और मीरा कुमार क्या थी, तो ये लोकसभा की प्रथम अध्यक्ष थी, ठीक, महिला। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन। और ये जगजीवन राम की बेटी थी, ये भी याद रखना, मीरा कुमार, ठीक। तो दिनांक 15 मार्च 2015 को राष्ट्रपति भवन में एक सादे समारोह में राष्ट्रपति श्री प्रणब मुखर्जी द्वारा पूर्व लोकसभा अध्यक्ष श्रीमती मीरा कुमार द्वारा लिखित पुस्तक इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी स्पीकर्स परस्पेक्टिव का विमोचन किया था, ठीक। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी बहुउद्देशीय संस्थाएं भारत में कार्यरत हैं। तो हिंदुस्तान लीवर लिमिटेड, सैमसंग कॉरपोरेशन, गेस्ट कीन एंड विलियम्स फार्मा और एलजी। तो फिलहाल इसका राइट आंसर है 2 और 4 होगा, यानी कि सैमसंग और एलजी है, ठीक। और नेक्स्ट है, मेघालय का लोक नृत्य क्या है। तो मेघालय में होता क्या, तो लोहो जो है ये मेघालय का लोक नृत्य है, ठीक। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ये आपका हो जाएगा बी ऑप्शन। तो मेघालय की जयंतिया जनजाति में प्रचलित लोकनृत्य लोहो या लाहो है। और नाटी हिमाचल प्रदेश का है। बम्बू लोकनृत्य होता है मिजोरम तथा खानटुम या खंतुम होता है महाराष्ट्र में, ठीक। अगला है हमारा प्रश्न, केंद्रीय औषधि एवं सुगंधित पौधों का अनुसंधान संस्थान कहाँ है। तो ये फिलहाल आपका उत्तर प्रदेश के लखनऊ में मिलेगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन। और नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, किसी फार्म के चल लागत पूंजी में निम्नलिखित में से क्या शामिल नहीं होता है। बीज, उर्वरक, सिंचाई जल या भू राजस्व। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा डी ऑप्शन, भू राजस्व। किसी फार्म के चल लागत पूंजी में भू राजस्व को शामिल नहीं किया जाता है। चल लागत पूंजी को के अंतर्गत कच्चा माल, अस्थायी श्रमिक आदि होते हैं, ठीक। और अगला है हमारा, भारत में किसने आमदनी पर कर की शुरुआत की थी। तो इम्पॉर्टेंट ये प्रश्न है, सर चार्ल्स वुड, लॉर्ड मैकहेल और जेम्स विल्सन या विलियम जोन्स। तो इसका जो राइट आंसर होगा जेम्स विल्सन है। और इन्होंने अर्थव्यवस्था में क्या दिया था, आमदनी की शुरुआत सन 1860 में इन्होंने किया था, ठीक। अगला है, लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई। कुलदीप नायर, मुजफ्फर अली, विनोद मेहता, नूरुल हसन। तो राइट आंसर इसका विनोद मेहता हो जाएगा, सी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक। तो लखनऊ बॉय प्रसिद्ध पत्रकार जो है विनोद मेहता द्वारा लिखी गई पुस्तक है। अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय उद्यान ने वन्य जीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का उपयोग करना प्रारंभ कर दिया है। बांदीपुर ये कर्नाटक में पड़ेगा, जिम कॉर्बेट उत्तराखंड, रणथंभौर राजस्थान, पेरियाल केरल। तो राइट आंसर इसका बांदीपुर जो है ये टाइगर रिजर्व है कर्नाटक में, ठीक। तो बांदीपुर टाइगर रिजर्व ने मार्च 2015 में वन्यजीव प्रबंधन के लिए ड्रोन या मानव रहित हवाई वाहन का प्रयोग करना प्रारंभ किया है। अगला हमारा प्रश्न है, मीठी विरदी परमाणु ऊर्जा संयंत्र निम्नलिखित में से किस देश के सहयोग से स्थापित है। तो ऑप्शन है यूएसए, कनाडा, रूस या फ्रांस। तो अमेरिका के द्वारा ये है, फिलहाल ए ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और है ये कहाँ, तो गुजरात के भावनगर जिले में मीठी विरदी में स्थापित होने वाले परमाणु ऊर्जा संयंत्र को अब आधिकारिक तौर पर आंध्र प्रदेश के कोवाड़ा में स्थानांतरित कर दिया गया है, जो संयुक्त राज्य अमेरिका के सहयोग से स्थापित हुआ था। और बात करें कुछ जो परमाणु संयंत्र भारत में स्थापित है किन देशों की सहायता से बने हैं, तो इसको देख लो। तो कुलम जो है तमिलनाडु में रूस की सहायता से बना, जैतपुर महाराष्ट्र में ये फ्रांस से बना है, कोवाड़ा आंध्र प्रदेश अमेरिका से, और हरिपुर जो है ये पश्चिम बंगाल रूस से।
अगला है हमारा प्रश्न, देखो अलग प्रैक्टिस सेट हिंदी का आ गया है, तो इसमें बात करते हैं हिंदी की प्रैक्टिस सेट। तो कौन सा शब्द घोड़ा का पर्यायवाची नहीं है? तो बाजी, तुरंग, शार्दुल यह है। तो शार्दुल जो है ये शेर का पर्यायवाची होता है, इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। ठीक, तो शार्दुल के अन्य पर्यायवाची बता दे तो मृगराज, केसी, नाहर और केहरी हैं। ठीक, अगला है मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द है। मीनाक्षी माने क्या होता है? मीनाक्षी, तो ये इसका ए भी है और बी भी है। ठीक, दो फिलहाल मीनाक्षी का पर्यायवाची शब्द सुंदरी तथा दुर्गा दोनों होता है और मीनाक्षी का आशय मीन की तरह आंख वाली होता है। ठीक, तो आयोग ने इसका ए और बी अर्थात सुंदरी और दुर्गा दोनों माना है। अगला है कौन सा नाग का पर्यायवाची नहीं है? सर्प, तुरंग अभी हमने बताया ये घोड़ा का पर्यायवाची होता है और इसके अन्य हम बता दें पर्यायवाची, तो अश्व, घोटक है, बाज, रविसूत, सैंधव ये सब घोड़ा के पर्यायवाची होता है, जबकि सर्प, अहि और विषधर नाग ये पर्यायवाची सर्प के हैं। ठीक, अगला हमारा प्रश्न है कौन सा दैत्य का पर्यायवाची नहीं होता है? तो राक्षस, दानव, भूसुर या निशाचर। तो भूसुर जो होता है ये नहीं होता है, जबकि अन्य तीन ये निशाचर से संबंधित है। और भूसर जो होता है द्विज, महिषुर, भूदेव, विप्र आदि से पर्यायवाचित है। ठीक, अगला है रूख का पर्यायवाची शब्द क्या है? विटप माने पेड़, प्रसून, तड़का या हेरम्ब। तो विटप होता है रूख का। ठीक, तो रूख का पर्यायवाची जो है विटप है, ये पेड़ का पर्यायवाची होता है। और इसके और अन्य रूप हैं वृक्ष, पेड़, द्रुम, पादप, विटप ये सब हैं। और हेरम्ब जो है ये गणेश का पर्यायवाची है। ठीक, और अगला हमारा प्रश्न है कौन सा शब्द ब्रह्मा का पर्यायवाची नहीं है? तो कमलासन भी होता है, चतुरानन भी होता है, चतुर्भुज नहीं है, ये विष्णु का चतुर्मुख होता है। ठीक, तो उक्त विकल्पों में चतुर्भुज नहीं है क्योंकि विष्णु के अन्य पर्यायवाची हैं यही नारायण, हरि, चक्रपाण, मुकुंद, जनार्दन और गोविंद, लक्ष्मीपति आदि। तो ब्रह्मा का पर्यायवाची शब्द कमलासन, चतुर्भुज, विरंच, पितामह, चतुरानन, प्रजापति और स्वयंभू होते हैं। ठीक, अगला है हमारा प्रश्न कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं? भ्रमर माने होता है भंवरा, तो भंवरा का पर्यायवाची जो होता है सलभ नहीं होता है। सलभ भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। और इसके अन्य रूप चंचली, काली, मिलिंद, सिलीमुख, सारंग आदि होते हैं। सलभ जो होता है पतिंगा का पर्यायवाची होता है। ठीक, नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कौन सा इंद्र का पर्यायवाची नहीं है? पुरंदर भी होता है, शक्र भी होता है, मधवा भी होता है, पर गणाधिप नहीं होता है क्योंकि गणाधिप जो होता है ये गणेश का पर्यायवाची है। ठीक, अगला है हिरण्यगर्भ का पर्यायवाची शब्द कौन सा है? तो विष्णु, ब्रह्मा, महेश या गणेश। तो इसका राइट आंसर भी होगा हिरण्यगर्भ जो पर्यायवाची ब्रह्मा का है। ब्रह्मा के अन्य मैंने बताए पितामह, स्वयंभू, चतुरानंद, प्रजापति, कमलासन और आत्माभू, मतलब स्वयं से पैदा हुए। और विष्णु का पर्यायवाची अच्युत, जनार्दन, चक्रपाणि, मुकुंद, नारायण, गरुड़ध्वज है। महेश यानी शंकर का पर्यायवाची शिव है। उमापति, महादेव, त्रिपुरारी, देवाधिदेव, मदनारी, चंद्रमौल आदि हैं। और गणेश का जो है हेरम्ब, विघ्न विनाशक होता है। गणपति, लंबोदर, एकदंत, विनायक, गजानन ये हैं। और ए और बी ब्रह्मा एवं विष्णु दोनों को माना है। ठीक, हिरण्यगर्भ। अगला है कौन सा शब्द दास का पर्यायवाची नहीं है? अनुचर, परिकर, भृत्य या सेवक। तो विकल्पों में दास का पर्यायवाची परिकर भी होता है, जबकि अन्य तीन अनुचर, भृत्य और सेवक दास के पर्यायवाची हैं। तो आयोग ने इसको फिलहाल बाहर कर दिया लिस्ट से। अब विलोम शब्द है, जंगम का विलोम क्या होता है? आगम, दुर्गम, अस्थावर या चंचल। तो जंगम का होता है अस्थावर। ठीक, और दुर्गम का विलोम क्या होता है? तो सुगम होता है। आगम का विलोम क्या होता है? तो सुगम तथा चंचल, चंचल का होता है स्थिर। ठीक, और सृष्टि का विलोम क्या होता है? तो सृष्टि का मतलब होता है इसका विलोम प्रलय होना। ठीक, वृष्टि विलोम समष्टि का होता है, शेष विकल्प असंगत ही है। इसिप्त का विलोम क्या होता है? तो इसिप्त का विलोम होता है अनिसिप्त। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। और अगला है हमारा साहचर्य का विलोम क्या होता है? तो साहचर्य का मतलब साह माने साथ चलना। ठीक, और इसका विलोम हो जाएगा अलगाव। और वैमनस्य का विलोम होता है सौमनस्य। ठीक, और इसका विलोम आयोग ने इस प्रश्न का विकल्प ए माना है।
अच्छा, अगला है विराट का विलोम क्या होता है। तो विराट का विलोम क्या होता है, बृहद, बृहत छोटापन या क्षुद्र। विराट का विलोम क्षुद्र होता है, ठीक। और स्पर्श का विलोम शब्द है, स्पर्श का विलोम शब्द होता है अस्पर्श। राइट आंसर इसका हो जाएगा डी। अज्ञ का विलोम होता है विज्ञ, और सर्वज्ञ का होता है अल्पज्ञ। तो शेष गलत ही हैं। गौरव और लाघव होता है, राइट आंसर इसका ए हो जाएगा। लघु का विलोम दीर्घ होता है, इसी प्रकार लघुता का दीर्घता होता है। अगला है बहिरंग का होता है अंतरंग होता है, मतलब बाहरी रंग, अंतरंग इसका आंतरिक रंग होता है। ग्रस्त का विलोम क्या होता है, इसका मुक्त होता है, मतलब किसी बीमारी से ग्रस्त, मुक्त मतलब उससे छुट्टी पा जाना। और इसी प्रकार ग्राह का विलोम अग्राह होता है, लुप्त का विलोम प्रकट होता है, ठीक। शुद्ध वर्तनी चयन करना है इसमें। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान है। मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान स्थित है। मेरे घर के पास एक हलवाइयों की दुकान है। मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है। तो मेरे घर के पास हलवाई की एक दुकान है, ठीक। और मेरे घर के पास एक हलवाई की दुकान नहीं होगा, हलवाई की एक दुकान होगा, ठीक। पहले हलवाई होगा। और अगला है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित में से इसमें भी शुद्ध वाक्य आपको चुनना है। श्री कृष्ण के अनेकों नाम हैं। श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के अनेकों नाम का उल्लेख मिलता है, और श्री कृष्ण को अनेकों नामों से पुकारा जाता है। तो श्री कृष्ण के अनेक नाम, तो अनेक जो है ये खुद बहुवचन का रूप होता है, इसमें अनेकों नहीं होगा, तो अनेक ही होगा। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट है हमारा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है। देखो फूलों पर भंवरे भिनभिना रहे हैं। देखो फूलों पर भंवरे गुंजार कर रहे हैं। देखो फूलों के ऊपर भंवरे गुंजारते हैं। देखो फूलों के ऊपर भंवरे भिनभिना रहे हैं। तो मक्खी भिनभिनाती है, भंवरे भिनभिनाना नहीं इनका कहते हैं, इनका गुंजार करना होता है। तो बी ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। अगला है वाक्य में शुद्ध वाक्य कौन सा है। तो उसकी शंका का निवारण हो गया, उसकी शंका समाप्त हो गई, उसकी शंका का समाधान हो गया, और उन्हें अब शंका नहीं रही। राइट आंसर सी है, समाधान हो गया, ठीक। राइट आंसर ए और सी माना गया फिलहाल। अगला है शुद्ध संयुक्त वाक्य का उदाहरण कौन सा है। मैं परीक्षा देने के लिए इलाहाबाद जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है अतः दिल्ली जा रहा हूँ। मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ। मैं वाराणसी जा रहा हूँ क्योंकि मुझे परीक्षा देनी है। तो राइट आंसर इसका सी हो जाएगा, मुझे परीक्षा देनी है और मैं गोरखपुर जा रहा हूँ, ठीक। अगला हमारा प्रश्न है शुद्ध वर्तनी का चयन आपको करना है। कलेश, क्लेश, क्लेश या क्लेश। तो राइट आंसर सी हो जाएगा, ठीक। अगला है निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी का चयन इसमें भी करना है। श्रृंगार, श्रृंगार, श्रृंगार या श्रृंगार। तो इसका राइट आंसर ये हो जाएगा, अधिकतर लोग इसको लगाते हैं बट ये होगा, ठीक। याद रखना ये प्रश्न कई बार पूछे गए हैं। और नेक्स्ट है हमारा शुद्ध वर्तनी वाला, तो सभी को पता होगा इसमें डबल जा आधे होते हैं, ये होता है उज्ज्वल, ठीक। अगला है ये भी प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में, अभी पिछला शायद 2021 में समीक्षा अधिकारी को जो एग्ज़ाम हुआ था ये वाला प्रश्न पूछा गया था, क्योंकि मैंने अभी कल ही पिछला पेपर उठा के देखा। तो इसमें हिरण्यकशिप जो होता है ये होगा शुद्ध वर्तनी वाला, ठीक। अगला है हमारा प्रश्न शुद्ध वर्तनी का इसमें भी करना है, तो सभी को पता होगा कवयित्री होता है। राइट आंसर इसमें कवित्री का ये होता है, ठीक। अनेक शब्दों का एक शब्द देख लो, तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं। तो इसको कहते हैं अनामिका, ठीक। तो राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। अगला है जिसके पेट में माँ ने रस्सी दाम बांध दी है, तो इसे क्या बोलते हैं, दामोदर बोलते हैं, ठीक। डी ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। और दामोदर बोलते हैं किसको, श्री कृष्ण को दामोदर भी बोलते हैं। अगला है हमारा पीछे पीछे चलने वाला का वाक्यांश के लिए एक शब्द है। तो अनुगामी, गमन माने चलना होता, अनु माने पीछे, तो यानी इसका बी ऑप्शन सही हो जाए, ठीक। तो पीछे पीछे चलने वाले का होता है एक शब्द अनुगामी। और आयोग ने ए, इस प्रश्न का ए और बी दोनों माना है, अनुचर भी होता है, ठीक। बाय द वे अगर अनुगामी आए तो अनुगामी ही लगा देना पहले तो जिसकी कोई कीमत ना हो, तो जिसकी कोई कीमत ना हो, अमूल्य, अ माने नहीं और मूल्य माने मूल्य, तो मतलब जिसकी कोई कीमत ना हो।
बहुमूल्य माने अधिक कीमत, कीमती तो अलग ही होता है, फिर इसमें कीमत क्या। थोड़ा नपा तुला भोजन करने वाला होता है, तो नपे तुले भोजन करने वाले को कहते हैं मिताहारी। और मितव्यय मतलब कम व्यय करने वाला, ठीक। और इसमें कम खर्च वाला ना। गुरु के समीप रहकर अध्ययन करने वाला, तो गुरु के समीप बैठ के अध्ययन करने वाले को कहते हैं अंतेवासी, ठीक। और इसी प्रकार जो विद्या को चाहने वाला होता है वह विद्यार्थी होता है, और गुरु का अनुकरण करने वाला शिष्य होता है, ठीक। जिसके हृदय पर आघात हुआ हो का वाक्यांश क्या होता है, तो इससे कहते हैं मर्माहत, ठीक। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। और अगला हमारा प्रश्न है, एक मिनट, जिसके हृदय पर आघात हुआ हो के लिए क्या होता है, तो मर्माहत ना। और जो अपने पद से हटाया गया हो उसके लिए क्या होता है, तो अपने पदच्युत होता है इसका, ठीक। इसका राइट आंसर डी है। और जिसे किसी वस्तु की स्पृहा ना हो उसके लिए क्या होता है, तो उसके लिए निष्प्रहा होता है। और आयोग ने इसका बी माना, अर्थात सी निष्प्रह और निष्प्रह दोनों माना गया, ठीक। और जिसकी पूर्व से कोई आशा ना हो तो अप्रत्याशित होता है, इसका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक। और तद्भव तत्सम का मक्खी शब्द का तत्सम क्या होता है, तो मक्खी का तत्सम मच्छिका होता है, और ये भी माना है फिलहाल। और हल्दी का क्या होता है, हल्दी का कई बार पूछा गया है, इम्पॉर्टेंट है, तो हरिद्रा होता है इसका, हरिद्रिका नहीं होता, ठीक। और हुलास का क्या होता है, हुलास का होता उल्लास, राइट आंसर इसका डी हो जाएगा। नारियल का होता नारकेल होता तत्सम शब्द, ठीक। तो और फिलहाल ये आज के हमारे कुछ प्रश्न थे इम्पॉर्टेंट, जो आपकी परीक्षा समीक्षा अधिकारी पीसीएस जो लगा हुआ है, और जूनियर असिस्टेंट के लिए इम्पॉर्टेंट प्रैक्टिस सेट था, और हिंदी और जीएस का। तो उम्मीद है कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो क्लास अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें। बाय, थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, थैंक यू। और हाँ, एलटी ग्रेड वालों के लिए एक न्यूज़ हम बता दें, तो एलटी ग्रेड में फ़िलहाल कम से कम अभी 10,000 वैकेंसी आने की उम्मीद है, ठीक। तो ये फ़िलहाल 1 या 2 महीने के अंदर इसका नोटिफिकेशन आपको देखने को मिलेगा। तो जो भी स्टूडेंट बीएड कंप्लीट हैं वो अपनी तैयारी बेहतर करते रहें, और अपना पर्सनल जो सब्जेक्ट है जिससे उन्होंने बीए ग्रेजुएशन और बीएड वगैरह किया है, तो उस सब्जेक्ट में अपना कमांड बना लें, ताकि आपको एक ही सब्जेक्ट से इसमें एग्ज़ाम देना होता है। इसमें जीएस का होता है, पर्सनल आपका सब्जेक्ट से पेपर वो आते हैं प्रश्न। तो आप लोग अपना जो एक सब्जेक्ट है बेहतर बना दें, और जिससे परीक्षा आपकी हो या जब भी भर्ती आए तो आप उसमें सिलेक्शन ले सको, ठीक। तो अपने विषय पे कमांड बनाते रहिए और अच्छे से पढ़ते रहिए, ठीक। बाय सभी को, थैंक यू।